ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन की शुरुआत ये आतंकवादी जिसका नाम डॉक्टर उमर है इस दुनिया से जा चुका है। जोरदार धमाका इसने लाल किले के सामने i20 कार में किया था, जिसकी चपेट में आकर 13 मासूम लोगों की जान चली गई। और ऐसे में अपनी करतूत की मरने से पहले इस आतंक के डॉक्टर उमर ने जो पैरवी की, जो वीडियो बनाया, वो अब सामने है। वीडियो में मरने की वकालत कर रहा है ये डॉक्टर उमर। पुलिस की दबिश के बाद इसने ये वीडियो बनाया था, ये जानकारी भी मिल रही है। आप जानते हैं किस तरीके से इनका पूरा जो नेटवर्क है उसका भंडाफोड़ हो गया था। पुलिस इन तक पहुंच चुकी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तो बाकायदा सोशल मीडिया पर चेतावनी भी दी जा रही थी कि तुम भाग तो सकते हो, बच नहीं सकते। और ऐसे में उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ कहता सुनाई पड़ रहा है ये आतंक का डॉक्टर उमर, सुनिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. और उसके लिए सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि जब आप इस तरीके का हमला करने जाते हैं तो फिर आप अपनी मौत का वक्त, आप अपनी मौत का तरीका सब कुछ खुद चुन रहे होते हैं। इसलिए ये कोई शहादत नहीं है, ये सीधे सीधे खुदकुशी है जो इस्लाम में हराम है। बार बार ये कहा जाता है उसी को डिफेंड करने के लिए, अपनी करतूत को धर्म का जामा पहनाने के लिए ये पैरवी करता हुआ सुनाई पड़ रहा है। महानता और शहादत के कसीदे पढ़ता हुआ सुनाई पड़ रहा है अपनी करतूत को लेकर। गणेश जी देखिए रोमाना, आतंक का कोई धर्म नहीं होता और जिस तरह शहादत की ये बात कर रहा है, बेगुनाहों की हत्या करने वाले को कभी शहादत नसीब नहीं होती, ये स्पष्ट है। आपने इस्लाम धर्म के बारे में कहा, तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ एक मानसिकता के साथ आते हैं। लोगों को मारने की मानसिकता होती है और इनको रेडिकलाइज करने वाले, बरगलाने वाले इनके आका होते हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए ही उमर ने ये वीडियो बनवाया था। आपको बता दें कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर पुलिस की एक्शन शुरू हुई और देश भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, फरीदाबाद का मॉड्यूल बस्ट हुआ, उसके बाद उमर को ये पता चल गया था कि अब उसकी गिरफ्तारी भी तय है जी। और ऐसे में उसने ये सोच लिया कि फिदायन हमला करके अपने मकसद को पूरा करते हैं और इसी वजह से उसने ये वीडियो बनाया, ताकि ये वीडियो आने वाली जो पीढ़ी है जो इस तरह रेडिकलाइज होकर आतंक की घटनाओं को अंजाम देने के लिए आगे आएगी, उन तक ये वीडियो एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। बिल्कुल, खुद को हीरो बनाने के लिए, खुद को हीरो बनाने के लिए इंसानियत की ये हत्या जो इस हत्यारे आतंकी डॉक्टर उमर ने की। मुझे जल्दी से ये बताइए गणेश, जानकारी क्या मिल रही है? ये जो वीडियो हाथ लगा है ये किसके मोबाइल फोन से पुलिस को हाथ लगा है, इसको लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम हमारे दर्शकों को गोपनीयता की वजह से नहीं बता सकते कि ये वीडियो किसके मोबाइल से मिला और कैसे मिला, लेकिन क्योंकि कुछ ऑनगोइंग प्रोसेस और ऑपरेशंस चल रहे हैं जिसमें जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वीडियो सामने आए। ठीक है, उनका रोल अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया था, जिनके पास से ये वीडियो मिला और उन्होंने सोर्स बताया कि ये इस जगह पर अवेलेबल है। और अब ये कई तरह के चैट रूम्स में डाले गए हैं, कई तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इनके लिए काम करते हैं या आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं,
अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं या जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, वहां तक ये वीडियो सर्कुलेट किए गए और उसके बाद ही जांच एजेंसियों ने इस वीडियो पर काम करना शुरू किया। और वो जो शुरुआती दो डॉक्टर जो सबसे पहले पुलिस की रडार पर आए थे, डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से, डॉक्टर आदिल सहारनपुर से, उनको लेकर भी क्या इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, या फिर डॉक्टर उमर का ये वीडियो तस्दीक कर रहा है कि यही डॉक्टर उमर ही इस जो मॉड्यूल था आतंक का उसका मास्टरमाइंड था? गणेश जी देखिए, मास्टरमाइंड यही था और बाकी लोग भी इस पूरे मॉड्यूल में जुड़े हुए थे, ये बात तो तय हो गई है। और उमर के पास इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव्स मिले थे, तो ये साफ जाहिर करता है कि उसको एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कैसे करना है, सर्किट कैसे बनाना है, आईडी कैसे बनाना है, ये तमाम चीजें पता थी। तो इसको लीड तो उमर ही कर रहा था, लेकिन बाकी जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका रोल भी बहुत बड़ा है और इनके रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए आगे ये जांच ले जाई जा रही है। और इस तरह के सबूत, इस तरह के वीडियोस कई बातें बताते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है, किसने बनाया, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में है। लेकिन मौत से पहले का ये ठीक वीडियो है, जब गिरफ्तारियां हुई, रेड्स हुए, जब ये खबरें आई, उसके बाद उमर ने ये देख लिया था कि अब उस तक भी पुलिस पहुंच सकती है, एजेंसीज पहुंच सकती है। तो उसके बाद घर से निकलने के या दिल्ली की तरफ जाने से पहले उमर ने ये वीडियो बनाया और उमर ने इस वीडियो में कहा है कि मैं मार्टर, शहीद बनने जा रहा हूँ। तो अब जांच का विषय है, और भी वीडियोस हैं जिसकी तफ्तीश की जा रही है, जो इस पूरे मॉड्यूल की लिंक आगे तक या इसके तार आगे तक जोड़ेंगे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ गणेश ठाकुर। असलियत क्या है इस डॉक्टर उमर की कि इसने 13 मासूम बेगुनाह लोगों की हत्या की है, लेकिन उनकी हत्या करने से पहले ये वीडियो जो इसने बनाया अपने आप को शहीद दिखाने के लिए, जबकि ये शहीद नहीं, ये आतंकवादी है, इंसानियत का हत्यारा है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, उस यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इसका जो दफ्तर दिल्ली में है, दिल्ली के ओखला स्थित दफ्तर में छापेमारी चल रही है। ईडी जांच कर रही है इस यूनिवर्सिटी में पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर, और ऐसे में ये पूरा आप कह सकते हैं एक ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट जो इस यूनिवर्सिटी का किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, ओखला में इसका दफ्तर है और वहीं ओखला में जो इसका ऑफिस है, इस वक्त केंद्रीय एजेंसी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में ईडी की टीम मौजूद है और वहीं पर रेड चल रही है। दिल्ली के ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस, ईडी जो है वो पीएमएलए के तहत इस मामले की जांच कर रही है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसी के तहत इस मामले में जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है। कहां से इस यूनिवर्सिटी के पास पैसा आता था, उसका स्रोत क्या था, कहां पैसा जाता था, इसको लेकर तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, रजिस्टर्स खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक तरीके से केंद्र में आई इस पूरे आतंक के नेटवर्क के, क्योंकि चाहे डॉक्टर उमर हो, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, सब इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, और ऐसे में यहां पर ईडी की ये रेड। गणेश देखिए, इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंडिंग्स की जरूरत होती है। अमूमन ये फॉरेन फंडिंग्स होती है, बड़े संख्या में पैसे पहुंचाए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें करनी होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो या एक्सप्लोजिव हासिल करना हो, आईडी बनाना हो, रुकना हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो ये फंडिंग्स की जाती है और फंडिंग इसी तरह की यूनिवर्सिटी या संस्थाओं के जरिए की जाती है। तो ये बहुत एक अहम कड़ी है, क्योंकि अगर इनकी कमर तोड़नी है तो इनका जो इनकम सोर्स है या जो फंडिंग का सोर्स है उसको अगर तोड़ा जाए तो इनकी कमर टूटती है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां सिर्फ क्रिमिनल या इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं ले जा रहे, तो इकोनॉमी जो इसके पीछे छुपी हुई रहती है उसको भी एक्सपोज करने की ये कोशिश है, जिसके जरिए आगे की मॉड्यूल काम ना कर सके या आगे के मॉड्यूल पर अंकुश लगाया जा सके। और साथ ही जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय हो ना कि आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे इस तरीके की आतंक की पूरी साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है, और आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं ये कहकर हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है तह तक जाना, ताकि खंगाला जा सके अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका इस पूरे आतंकी नेटवर्क में क्या रही। गणेश जी बिल्कुल, और अल फलाह नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही, कुछ अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ये फंडिंग मंगाई गई थी
ऐसा आरोप है और इसी वजह से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर आतंकियों को फंडिंग क्या इस यूनिवर्सिटी के अकाउंट से हुई थी, कितने फॉरेन फंडिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंड्स लेती है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी के आड़ में क्या ये फॉरेन फंडिंग इन धमाकों के लिए अंजाम देने के लिए मंगाए गए थे क्या, ये जांच एजेंसियां सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए ईडी को अब रोप इन किया गया है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम या फंड्स जहां से आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ईडी बहुत महत्वपूर्ण होगी और जांच एजेंसियां ईडी की मदद लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे अकाउंट्स खंगालेगी, जितने जितने पैसे इन तमाम लोगों ने लिए उन तक पहुंचे, ये तमाम चीजें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान साफ होगी। और अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स का या इकोनॉमी का नेटवर्क इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों में उसको इस्तेमाल किया गया था, पैसे इस्तेमाल हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, भूटान में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली धमाके के अगले दिन, जब उनका संबोधन दुनिया ने सुना था और तभी प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे, तह तक पहुंचेगी हमारी जांच एजेंसियां। और इसी में हम देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल जांच अलग अलग पहलुओं को लेकर, एक तरफ ईडी है जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसमें जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर जांच कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ एनआईए के हाथ में जब से जांच गई है और एनआईए जिस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रही है। गणेश, जरा अपडेट दर्शकों को दीजिए, अभी तक इस मामले में एनआईए ने 2 गिरफ्तारियां की हैं और आगे एनआईए की जांच कैसे बढ़ रही है? जी देखिए, आपको बता दूं तो ये पैन इंडिया एक तरह के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि इनके मॉड्यूल्स के तार कहीं कहीं जुड़ रहे हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर कार्रवाई होते हुए देखी गई है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर इस मॉड्यूल के कोई लिंक है क्या, ये देखना जारी है। क्योंकि अगर ये मॉड्यूल सिर्फ फरीदाबाद या इस जगहों तक ही सीमित था तो इसके तार और कहीं जुड़ रहे होंगे क्या, ये एक सवाल एजेंसियों के सामने है, ताकि अगर कोई और व्यक्ति बाहर हो और इस तरह कुछ अंजाम देने की कोशिश करता हो, क्योंकि मॉड्यूल में हमेशा ऐसे ही होता है। इसके पहले भी जो आतंकी मॉड्यूल बस्ट हुए हैं उसमें अलग अलग राज्यों में इनके लोग स्लीपर सेल के जरिए या एक फिदाइन मॉड्यूल बनाकर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैन इंडिया तक ये जांच पहुंच रही है और तमाम लोग हैं जिनकी छानबीन चल रही है, जिन जिनके ये संपर्क में थे, जिन जिनसे ये मिलते थे, जिन जिन तक इनके पिछले कई दिनों से कॉन्टैक्ट्स थे, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये थे, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, जिसके संपर्क में ज्यादा दिन तक थे, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही है। और एजेंसियां सिर्फ दिल्ली या एनसीआर या फरीदाबाद तक ही सीमित नहीं रह रहे हैं, तो अब पैन इंडिया ये जांच ले जाई जा रही है और जगह जगह पर इनके तार अगर जुड़ते होंगे तो उसको खोजा जा रहा है। रोमाना, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से जरा बात इस वीडियो की करते हैं। मरने से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, आतंकवादी डॉक्टर उमर का इंसानियत का खून करने जा रहा था और खुद को यहां वीडियो में बैठकर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शहादत की बात कर रहा है। डॉक्टर उमर का ये वीडियो कई परतें खोलता हुआ इस पूरी जांच में हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्या ये महज एक वीडियो है और इस तरीके के कुछ और वीडियोस भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं क्या? और जिस तरीके से यहां पर ब्रेन वॉश्ड ये शख्स नजर आ रहा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसका काम लोगों की जिंदगी बचाना है, वही यहां पर वीडियो में बैठकर मारने की वकालत करता हुआ, मारने की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ? जब जांच आगे बढ़ रही है तो वो कौन लोग हैं आतंक के आका जो इस तरीके से युवाओं को बरगला रहे हैं? गणेश जी देखिए, सरहद पार इनके तार तो जुड़ रहे हैं। इनका मॉड्यूल कैसे बना, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी एक जगह थी या उसके जरिए कहां तक ये गए, तमाम चीजें अब खंगाली जा रही हैं। जांच एजेंसियां उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सरहद पार की साजिश है, ये साफ है। इनको रेडिकलाइज करने में कौन कौन थे, इनके हैंडलर्स कौन थे, इसकी भी जांच की जा रही है, ताकि अगर ये सरहद पार से जो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा हो रहा है तो उसको या उनको बेनकाब किया जाए जो जो भारत के खिलाफ इस आतंकी साजिश में शामिल थे। इसी वजह से एक डोजियर बनाने की तैयारी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, कि तमाम चीजें रखी जाएं और पूरे विश्व के सामने जो अपने दुश्मन हैं उनको बेनकाब किया जाए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि डोजियर तैयार किया जा रहा है। गणेश ठाकुर, मैं गणेश ठाकुर से सवाल पूछ रही हूं। गणेश, आप ये कह रहे हैं कि डोजियर तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के पटल पर बेनकाब करने की भारत की तैयारी है? गणेश
ये बिल्कुल जवाबदेही तो होगी ना, इसके पीछे कौन है, इनको किसने रेडिकलाइज किया, कहाँ से ये एक्सप्लोजिव्स आए, ये तमाम चीजें इकट्ठा करके जो साजिश रची गई, जहां से रची गई, जो इसमें थे, पाकिस्तान है तो उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जरूर रखे जाएंगे। उसकी तैयारियां एजेंसी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक आतंकी घटना है और ये इतनी बड़ी घटना हो सकती थी अगर हमारी जांच एजेंसियां या हमारे राज्यों की पुलिस काम समय पे नहीं करती, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, तो हो सकता था कि ये भारत में कई जगहों पर धमाके करते और कई बेगुनाह और मरते। बिल्कुल ऐसी स्थिति आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी सबूत इकट्ठा किए जाएं पाकिस्तान के खिलाफ, या जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए सारी प्लानिंग की, इन तक पैसे पहुंचाए, इन्हें रेडिकलाइज किया, इन्हें इस आतंकी संगठन से जोड़ा, तमाम तमाम लोगों की ये रोल्स एस्टेब्लिश करके ये पूरी चीजें आगे रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर छोटी से छोटी डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जांच गहराई से की जा रही है, डॉजियर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप और हम तो जानते हैं कि इसमें कोई शक व शुबा है नहीं कि दिल्ली के अंदर लाल किला के सामने जो धमाका हुआ था वो तार पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के हाथ में ही थे, और यहां जो मुहरे थे वो महज कठपुतलियां। ऐसे में दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की एक बार फिर से ये बड़ी तैयारी है, कवायद चल रही है। इस बीच दिल्ली कार धमाके में एक और बड़ा खुलासा, हमास की तर्ज पर हमले का बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। ड्रोन्स, छोटे रॉकेट से हमले की साजिश थी। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए हमला करने की बड़ी साजिश थी। जासिर बिलाल उर्फ दानिश, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उसके जरिए यह खुलासा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, ड्रोन तैयार कर रहे थे आतंकवादी। श्रीनगर से जासिर बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। जासिर बिलाल को दिल्ली लाया गया है। अनंतनाग के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है जासिर। आतंकवादी डॉक्टर उमर का धमाके से पहले का वीडियो सामने। वीडियो में जिहादी मानसिकता और फिदायीन हमले की पैरवी कर रहा है आतंक का डॉक्टर उमर। दिल्ली धमाका केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर से आतंकवादी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार। सूत्रों का दावा, हमास की तर्ज पर ड्रोन अटैक की साजिश थी। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवादियों को पाताल से ढूंढकर मारेंगे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की अहम बैठक बुलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में एसआईआर पर चर्चा होगी। बिहार में 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर है, जहां यह छापेमारी चल रही है। दरअसल यहां दिल्ली के ओखला इलाके में ये जो यूनिवर्सिटी अल फलाह, इसका हेड ऑफिस है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर फिलहाल ईडी जांच कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त यहीं दिल्ली के ओखला इलाके से मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? ईडी की टीम यहां मौके पर कब पहुंची, कितने अधिकारी ईडी की इस टीम में हैं और किस तरीके की जांच पड़ताल यहां की जा रही है? जी देखिए रोमाना जी, ईडी ने कुल 25 लोकेशन पर एक साथ सुबह छापेमारी की है। ये ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये फिलहाल अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसका हेड ऑफिस ओखला में है, जहाँ पर अभी ईडी की जो रेड है वो चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी रोमाना जी शुरू से संदेह के घेरे में था, तो अब पीएमएलए एक्ट के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी लोग इस मैनेजमेंट में शामिल हैं और उनका पैसे की लेन देन से संबंध है, उन तमाम
अधिकारियों और उन तमाम कर्मचारियों के आवास पर एक साथ छापेमारी चली है। 25 लोकेशन पर ईडी ने सुबह छापेमारी की है। आपको तस्वीरों में दिख भी रहा होगा कि सीआरपी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और सामने आपको जो एक गाड़ी दिख रही होगी इनोवा, वो ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इससे पहले भी ये जो फिलहाल ऑफिस है वहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है, स्पेशल सेल की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। तो अब ईडी ये खंगालने की कोशिश कर रही है रोमाना जी कि जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसको जो फंड आता था वो कहाँ से आता था, और जिस तरह से तमाम लोगों का नाम सामने निकल कर आया है इसी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डॉक्टर, चाहे वो आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, मुजव्विर हो, इन तमाम लोगों से संबंध क्या था, क्या यूनिवर्सिटी को जो फंड आते थे उनके पीछे कोई और लोग हैं, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल रोमाना जी जांच चल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास सुशील, आप रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बताया कि 25 जगह हैं कुल जहां पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है, और कहां-कहां छापे मारे जा रहे हैं इसको लेकर भी आगे जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आतंक का अड्डा बन चुकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी को अब मिट्टी में मिलाने की भी तैयारी चल रही है। खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जल्दी ही बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फरीदाबाद प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच मिलते ही पटवारियों ने जमीन की पैमाइश भी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की जमीन को किससे खरीदा गया और इस जमीन को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए गए, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। क्या क्या पैमाइश करी है इसकी, कितनी पैमाइश करी, पूरी पैमाइश करी, सारी जमीन कहाँ तक है इसकी। प्रशासन के एक्शन को देखकर लग रहा है कि आतंक की फैक्ट्री बन चुकी इस यूनिवर्सिटी पर जल्द ही बुलडोजर गरजेगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को आतंकी मॉड्यूल और फर्जी दस्तावेजों की जांच में तलब किया है। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल्ली ब्लास्ट में जो जांच एनआईए कर रही है, एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में जांच का दायरा बढ़ा, एनआईए की टीम अयोध्या जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। डॉक्टर परवेज की जांच में एनआईए को जानकारी मिली। 2010 में अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी डॉक्टर परवेज ने, और ऐसे में अब जांच के लिए एनआईए की टीम अयोध्या जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास कार में जो धमाका हुआ, राजधानी दिल्ली का यह पहला फिदायीन हमला था। फिदायीन हमला वो होता है जिसमें आतंकवादी विस्फोटक के जरिए खुद को भी उड़ा लेता है, मतलब आत्मघाती हमला, और अपने साथ कई लोगों की जान आत्मघाती हमले में ले लेता है। ऐसा ही आतंकी उमर ने किया। आतंकी उमर ने i20 कार को चलता फिरता बम बनाया और लाल किले के सामने विस्फोट करके खुद को कार समेत उड़ा लिया और 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस आत्मघाती हमले में आतंकी उमर तो मारा गया, लेकिन एनआईए ने आत्मघाती हमले की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और ये वही शख्स है जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार रजिस्टर्ड है। आरोप है कि आमिर राशिद ने ही दिल्ली में ब्लास्ट के लिए i20 कार खरीदी थी और फिर आतंकी उमर ने इसी कार का इस्तेमाल दिल्ली को दहलाने में किया। उधर दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद एनआईए ने आमिर को दिल्ली में छापेमारी करके पकड़ा और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके गुनाहों का हिसाब किताब हुआ है। रिमांड पर भेजा गया उसको एनआईए की। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी।
मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। तो ये जो दिल्ली कार धमाका हुआ है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। दिल्ली के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देंगे। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे और सजा दी जाएगी। और उधर फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर शाहीन के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि शाहीन के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के साथ अच्छे संबंध हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी शाहीन को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि आतंकी शाहीन 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। दावा है कि आतंकी शाहीन पाकिस्तान जाकर जैश के टॉप कमांडरों से मुलाकात कर चुकी है। बताया जा रहा है कि शाहीन के जरिए ही जैश के हैंडलर हवाला के पैसे भेजते थे और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर, विस्फोटक और हथियार खरीदने में किया करते थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए आतंकी शाहीन ने कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर 3 अलग-अलग पासपोर्ट बनवा रखे थे। इन्हीं पासपोर्ट का इस्तेमाल कर शाहीन पाकिस्तान, थाईलैंड और दूसरे देशों की यात्रा करती थी और भारत के खिलाफ साजिश रचा करती थी। तो कुल मिलाकर कहें, फरीदाबाद की ये मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन ही देश को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर रही थी। मैडम ही दूसरे आतंकवादियों को लीड कर रही थी और ये बताती थी कि कब हमला करना है, कहां से हथियार मिलेंगे, कहां से विस्फोटक खरीदना है। खुलासा तो यहाँ तक हो रहा है कि आतंकी शाहीन के पास ही हवाला के पैसे आते थे और फिर इन पैसों को दूसरे आतंकियों तक पहुँचाया जाता था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि शाहीन की जांच पड़ताल करने पर अब तक उसके 7 बैंक खातों का पता चल चुका है। 7 साल में इन बैंक खातों में करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंक के। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 2 दिल्ली में होने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। जांच में ये भी सामने आया है कि साल 2014 से लेकर साल 2017 के बीच कई बड़े लेन देन हुए हैं। ये रकम कहां से आई और कहां भेजी गई, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। एजेंसियां पता लगा रही है कि किन किन लोगों को पैसा भेजा गया है। उधर जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर के कई इलाकों में CIK की छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगाम में, ये अलग अलग इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां छापेमारी चल रही है। CIK की ये छापेमारी चल रही है। आतंकवादी डॉक्टर से कनेक्शन के मामले में ये छानबीन। तो CIK मतलब काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर। तो ये जो खुफिया विभाग है ये छापेमारी कर रहा है, ये जानकारियां जुटा रहा है। कश्मीर घाटी में आज तड़के सुबह से ही कश्मीर में कई जगह छापेमारी चल रही है। दिन भी नहीं निकला था, रोशनी भी नहीं हुई थी, लेकिन तभी से एक्शन में CIK के अधिकारी श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगाम में कई जगह छापेमारी चल रही है। CIK जो है वो डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटा हुआ है। उसी की परतों को खंगाला जा रहा है और जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच आतंकवादी डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमला करके 13 बेगुनाह लोगों की जान ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं के मुंह से इस बारे में दुख जताने के अलावा एक शब्द भी नहीं निकला है। उल्टा अब सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादी उमर का जब घर ब्लास्ट किया, उसको मिट्टी में मिलाया, तो फिर ये जो नेता हैं इनके पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उसका झटका जमीन से 40 फीट नीचे तक महसूस किया गया।
लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद पुलवामा में भी एक ब्लास्ट हुआ। पुलवामा में दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर के घर को बारूद से जमींदोज कर दिया गया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि साफ संदेश था कि आतंकियों के साथ यही होगा। लेकिन आतंकी उमर के घर पर हुए एक्शन पर कश्मीर के नेताओं को दर्द है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रही हैं। वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, अब्दुल्ला फैमिली भी सुरक्षा बल की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रही है। फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि डॉक्टर्स मजबूरी में आतंक का रास्ता अपना रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा और कसा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने डॉक्टर निसार से पूछताछ की है। डॉक्टर निसार ने कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ाई की। गिरफ्तार डॉक्टर परवेज अंसारी भी जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ा। डॉक्टर निसार से डॉक्टर परवेज के बारे में पूछताछ की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये आतंक का जो डॉक्टर मॉड्यूल है, इस पे एक के बाद एक डॉक्टर्स के चेहरे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में लखनऊ में एटीएस ने डॉक्टर जानिसार से भी पूछताछ की है। डॉक्टर निसार ने भी कानपुर से ही पढ़ाई की, कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ाई की। गिरफ्तार डॉक्टर परवेज अंसारी भी जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ा। और डॉक्टर निसार से डॉक्टर परवेज को लेकर पूछताछ की गई। यूपी एटीएस साल 2013-14 में कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले सभी डॉक्टर्स से संपर्क कर रही है। उधर प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला किया। ये टीम गांव में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। बहरिया थाना क्षेत्र के गांव करनाईपुर में हंगामा बरपा है। यह हंगामा इसलिए क्योंकि राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के नेतृत्व में पट्टे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। जब जेसीबी के जरिए अवैध कब्जे को गिराया जा रहा था, तभी भीड़ अचानक उग्र हो गई और उसने राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें नायब तहसीलदार घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आईं। इतना ही नहीं, मौके पर मची अफरा तफरी के बीच किसी अज्ञात शख्स ने एक मकान और एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि टीम को बगैर बेदखली की कार्रवाई कराए वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि करनाईपुर गांव में ग्राम सभा की 9 बीघा पट्टे की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये पट्टा राजेंद्र शर्मा नाम के शख्स के दादा के नाम जारी हुआ था और इसी जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है। खबर राजस्थान से है, जहां राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई है जो 24 घंटे के भीतर टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल 1 साल कैसे चलेगी? अभी सवाल ही नहीं सर, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। उधर ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई है। 5 दोस्त फॉर्च्यूनर से जा रहे थे और तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा, तुम मैं कह रहा हूँ ये, जिसमें 5 साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के 84 मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं।
ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पांचों दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। कोलकाता में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग कर और सेंट्रल पार्क से जो परेशान कैंडिडेट्स हैं उनको भी जबरदस्ती हटा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार तक पहुंचने में विफल रहे अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने सोमवार को कोलकाता में विरोध मार्च निकाला था। उन्होंने करुणामयी चौराहे से सॉल्ट लेक में बने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेंट्रल पार्क के पास ही ये कहते हुए रोक दिया कि उनके पास रैली निकालने की अनुमति नहीं है। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सॉल्ट लेक पर ही प्रदर्शन करने लगे। नौकरी ढूंढने वालों के आंदोलन से सॉल्ट लेक में हलचल मच गई। पुलिस कुछ घंटों तक इंतजार करती रही और फिर एकाएक प्रदर्शनकारियों को घसीटकर मेट्रो स्टेशन की ओर ले जाने लगी। इसी दौरान हुई हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें लगने की खबरें हैं। नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उन्हें कोई कॉल नहीं आई। आज पुलिस ने जबरन हटाया है, वो कल फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। केरल के कन्नूर में एक कार ऐसे ओवरब्रिज पर चढ़ गई जो सिर्फ आधा बना था। आगे जाकर वही कार नीचे गिरते हुए ओवरब्रिज के पिलर्स के बीच फंसी, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाद में निकाला गया। ओवरब्रिज के पार्टीशन के बीच में जाकर कार फंस गई थी। ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे जाने की कोई उम्मीद। जमीन पर गिरने को तैयार उस कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ नजर आया। शीशों के उस पार दिख रही हलचल के बीच लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे। इससे पहले कि कार नीचे गिरती, उससे पहले ही ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर लिफ्टिंग मशीन मंगाकर कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। अपने तरह के अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कार बाहर निकाल दी गई। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद से सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। लेकिन टक्कर के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि फुल स्पीड से उसे दौड़ाता रहा। ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही बाइक को नेशनल हाईवे 44 पर घसीटता रहा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी से ट्रक का पीछा किया और काफी दूर जाने के बाद उसे रोका। लेकिन जब तक ट्रक को रोका गया, उसमें फंसी बाइक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। उधर महाराष्ट्र में श्रीरामपुर बेलापुर रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, खंबे को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजली की रफ्तार से टकराई कार। अचानक रात करीब 11:15 बजे कार के हाहाकार ने इस सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर बिजली वाले पोल से टकराई और फिर हवा में उछलकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे दोनों लोग उछलकर बाहर आकर गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन इसी दौरान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतर से ये स्कूटी सवार बच गए। वरना जिस तरह से कार पलटी, अगर स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के नशे में होने के चलते हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक किसान ने थार कार में हो रही तकनीकी परेशानियों से निपटने के लिए अनोखा रास्ता निकाला। किसान ने थार को 2 गधों से खिंचवाया और कंपनी के शोरूम तक पहुंचा। ये थार को लेकर कंपनी के शोरूम के खिलाफ नाराजगी का वही वीडियो है। 2 गधे बकायदा नई सी दिख रही थार गाड़ी को खींच रहे हैं और इस बात को हर किसी तक पहुंचाने के लिए बकायदा ढोल नगाड़े भी बजाए गए। थार के ऊपर उस कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे गधा बताया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि इस शोरूम से गाड़ी ना खरीदे, ये खराब गाड़ी देते हैं।
इसी अंदाज में घर से होते हुए किसान गणेश सांगड़े अपनी थार को कंपनी के शोरूम तक लेकर गए। पता चला कि दिसंबर 2024 में खरीदी गई इस थार में कई बार तकनीकी खामियां आ चुकी है। कई बार गाड़ी सही कराई गई लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहीं किसी सुनवाई से फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला। तस्वीरें सामने आने के बाद जब शोरूम की आलोचना शुरू हुई तो अब शोरूम वाले जागे हैं। अक्सर कहा जाता है आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन जयपुर में अपने मालिक के साथ चल रहे पालतू कुत्ते ने एक महिला को नोचने की कोशिश की है। पट्टे से बंधे कुत्ते ने मौका पाते ही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। जयपुर के केशवपुरा इलाके की सोसाइटी में ये महिला सुरक्षित जगह पर खड़ी थी। तभी झब्बेदार बाल वाला कुत्ता अचानक उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुत्ते के जोर से नीचे गिरने वाली महिला जब चीखने लगी तब कहीं जाकर उस कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया। कुत्ते के हमले से महिला के हाथ में खून तक निकल आया। अब नाराज महिला ने पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। राज्यपाल के पास जाने से पहले नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। अब 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और माना जा रहा है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे, हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा जाएगा। तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है? गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, एकदम श्योर। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, एकदम श्योर, मुझे सुनने में मिला है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। वो हमारे सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया बढ़ती है और आप लोग को बहुत जल्द बिहार के अंदर सुशासन से समृद्धि वाली सरकार, अब चरित्र की राजनीति करने वाली सरकार, चतुराई की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति मिला है। अब सबकी नजरें 20 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं और तभी साफ होगा कि बिहार का भविष्य क्या रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।